कहना चाहूंगा प्लीज। राजू त्यागी जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, और भी मेहमान है, सबको बराबर मौका मिलेगा बोलने का। राजू त्यागी जी, एक सेकंड रुक जाइए। दिलीप पांडे जी, ये बताइए, आपने अभी राजू त्यागी जी को सुना, आपने तनेजा जी को सुना, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार एक स्कीम, एक योजना लेकर के आ रही है और उस योजना में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इसके तहत कैसे काली कमाई वालों से आप टैक्स या जुर्माना, पेनल्टियां वसूल करते हैं और बाकी बचे पैसों को कैसे आप गरीबों के कल्याण के लिए लगाते हैं। अगर ये योजना लेकर आ रही है सरकार, तो बतौर विपक्ष यह फर्ज बनता है या तो आप उसमें कुछ संशोधन सुझाएं, कुछ उपाय सुझाएं, या सीधे से खारिज कर देना कि साहब ये तो बिल्कुल बेकार योजना है। तो ऐसे तो सवाल यह भी उठेगा कि यूपीए गवर्नमेंट के समय भी इस तरीके की योजना थी, चाहे वो आईडीएस स्कीम हो, चाहे वो बीडीआईएस स्कीम हो। जी जी जी, देखिए, मैं अभी बड़े गौर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी तनेजा जी को सुन रहा था। उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि ये जो धन जो इससे आएगा, जो पैसा आएगा, वो सुदामाओं के लिए, देश के सुदामाओं के लिए यूज होगा। मैं पूछना चाहता हूं तनेजा जी से कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुदामा कौन है? विजय माल्या, जिसका अभी हाल ही में 60,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की स्कीम में 1200 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, या ये वो सुदामा है अदानी साहब जिनका 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, या ये सुदामाओं की जो लिस्ट है, ये सारी की सारी लिस्ट के 1,14,000 करोड़ रुपए सरकार ऑलरेडी माफ कर चुकी है। सुदामाओं का नाम लेकर इस देश के आम आदमी को लाइनों में मरने के लिए छोड़ देने वाली सरकार से मैं समझना चाहता हूं कि इनके लिए सुदामाओं की परिभाषा क्या है। ये जनता का पैसा ले तो रहे हैं, लेकिन सुदामाओं पे नहीं खर्च कर रहे हैं, कंसों पे खर्च कर रहे हैं, जो इस देश की जनता का खून पी रहे हैं। अभी बड़ी अच्छी एक फिगर दी उन्होंने तनेजा जी ने, 12 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस ने। महाराज, इस नोटबंदी के नाम पर जो घोटाला आप कर रहे हैं, 8 लाख करोड़ रुपया तो आप ऑलरेडी लूट रहे हैं, तो 4 लाख करोड़ रुपया आप पीछे रह गए कांग्रेस से, और बहुत कम समय में, कांग्रेस तो बहुत समय लगा दिया, आप 2.5 वर्षों में ही कांग्रेस के रिकॉर्ड को पास करने वाले हैं, आगे निकलने वाले, कांग्रेस को पीछे छोड़ने वाले हैं। देश के कालेधन की तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन माननीय मोदी जी देश के कालेधन की बात नहीं करते। चुनाव के पहले जगह जगह चुनावी सभाओं में समझ गया आपका स्टैंड में, मैं समझ गया। यानी कि आप इस स्कीम के पक्ष में नहीं, आप कह रहे हैं कि इस स्कीम से कालाधन वापस नहीं आएगा, इससे फायदा अमीरों को ही होगा। दिलीप पांडे साहब, हमने कालाधन लाने की, हमने तीनों पॉलिटिकल पार्टी की बात हमने सुन ली। हमारे साथ एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्कीम से क्या वाकई में फायदा होगा या वाकई ये स्कीम व्यावहारिक होगी। ये बताइए विपिन गर्ग साहब, आपने सुना बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, आम आदमी पार्टी के अपने तर्क हैं। एक आम आदमी जो इस वक्त इस डिबेट को देख रहा है, वो क्या समझे, ये स्कीम गवर्नमेंट ला रही है, इससे क्या वाकई लोगों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, क्या ये इतना व्यवहारिक होगा, या फिर ये ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि साहब इस तरह की स्कीम तो पहली बार मोदी सरकार, बीजेपी की एनडीए सरकार लेकर आई है। क्या इस तरह की स्कीम पहले यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस लेकर नहीं आई थी? क्या 97 में ऐसा स्कीम नहीं आया था? क्या 2013 में ऐसा स्कीम नहीं आया था? तो आज क्या वजह है कि वही पार्टियां जब आज विपक्ष में है तो सवाल खड़े कर रही हैं स्कीम पर? देखिए, इस स्कीम को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य इसका समझ लेते हैं। आईडीएस स्कीम सरकार लेकर आई थी जो 30 सितंबर को पूरी हुई, जिसमें 45% टैक्स दे करके आप अपनी जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसको डिक्लेयर कर सकते थे। उसके बाद 8 नवंबर को ये डीमोनेटाइजेशन का नोटिफिकेशन आया। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट से और सब लोग इस बात से वाकिफ हो गए हैं, जिस तरीके की चीजें चली, जैसे कि हमने सुना कि गोल्ड 60,000 रुपए के रेट तक बिक गया। दूसरी चीजें सुनी, रिपोर्ट्स हैं कि जनधन योजनाओं में पैसा जमा होना शुरू हो गया, 27,000 करोड़ से ज्यादा। तो जो आईडीएस स्कीम आई थी, उसको जो लोग नहीं अवेल कर पाए, किसी भी कारण से उसका उपयोग नहीं कर पाए, उन लोगों की अब ये डिमांड आ रही थी कि साहब आईडीएस 2 ले आइए, आईडीएस रिटर्न ले आइए, हम अब डिक्लेयर कर देंगे, हमसे छूट गया। तो बजाय इसके कि मार्केट में इस तरीके की चीजें चलें जिसमें उल्टे सीधे रेट पर व्यापार होना शुरू हो जाए, या मतलब गरीब आदमी करने का दूसरा हथकंडा वो अपना है, तो ये जो इसमें तो जो चलना शुरू हो गया था, ये ब्लैक से व्हाइट भी नहीं हो रहा था, ये ब्लैक से ब्लैक ही हो रहा था। एक बात बताइए, जो पार्टियां कह रही हैं कि सिरे से खारिज करो, ये बेकार स्कीम है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। इसका परिप्रेक्ष्य बताने के बाद मैं अब आगे चलता हूं कि स्कीम क्या आई है। आज स्कीम ये आई है कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं, आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये 100 रुपए मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो आप बैंक में जमा कर दीजिए। बैंक में जमा करने के बाद आपने क्या करना है, 50% सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाएगा। उस 50% का ब्रेकअप है, 30% टैक्स में चला जाएगा, 10% पेनल्टी में चला जाएगा, और 10% एक विशेष कल्याण सेस, गरीब कल्याण सेस सरकार ने प्रपोज किया है, वो उसमें चला जाएगा। वो किस तरीके से खर्च होगा वो नोटिफिकेशन शायद बाद में आएगा। एक बात, उस 100 रुपए में से 50 रुपया टैक्स में चला गया, 25 रुपये का आपको
इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम एक लेकर आ रहे हैं। वो 4 साल के लिए 25% पैसा जमा हो जाएगा और उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बाकी बचे हुए 25% को आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के इस तरीके की स्कीम है कि 100 रुपए को आप ऐसे कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद जो काली कमाई के धन कुबेर बैठे हैं उनके लिए एकमात्र यही एक विकल्प बचता है। हाँ, उनके पास लेजिटिमेट कमाई जिसे कहना चाहिए कानूनन विकल्प यही है। कानूनन विकल्प यही है जी। इसमें लेकिन एक बात जोड़ना चाहूंगा, आज जो स्कीम आई और प्रथम दृष्टा जो हमने उसको पढ़ा, उसमें 2 बातें करी हैं। एक तो ये स्कीम आई है जिसमें 50-25-25 आप इसे कह सकते हैं, IDS 2 इसे कह सकते हैं। दूसरा साथ में एक प्रावधान ये किया है जो पीछे बात चल रही थी कि 200% पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर इस स्कीम से पहले आप जमा करते हैं तो, और बाद में ये समझ में आया सरकार को कि 200% पेनल्टी का तो प्रावधान ही नहीं है। तो उस बात को ठीक करने के लिए भी एक प्रावधान इसमें आ गया है। अब उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा जमा करते हैं और ये कहते हैं कि मेरी इसी वित्त वर्ष की कमाई है, यानी कि जो साल चल रहा है 16-17 इसी वित्त वर्ष की कमाई है और बैंक में पैसा जमा करते हैं और इस स्कीम में भी नहीं जाते हैं, तो आपको 60% से टैक्स लगेगा। जो 30% का रेट हुआ करता था इस तरीके के अमाउंट के लिए वो बढ़ा करके 60% कर दिया गया। 60% से टैक्स लगेगा और 40% फ्री हो गया। तो इस स्कीम को जो अभी प्रपोज्ड है, जब पास हो जाएगा हो सकता है अमेंडमेंट हो जाए। आज जो प्रपोज्ड है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 2 स्कीम है, या तो आप चले जाइए 50-25-25 वाली स्कीम में स्वेच्छा से, और उसमें फर्क क्या है कि वो करंट ईयर की भी इनकम हो सकती है या पिछले किसी साल की भी इनकम हो सकती है। तो पुरानी इनकम है तो वही ऑप्शन है 50-25-25। लेकिन अगर आपके पास करंट इसी साल की कोई इनकम है और उस पर आप जाना चाहते हैं तो आप हो सकता है राजू त्यागी जी टैक्स दे दीजिए। आपने पूरी स्कीम अब समझ ली होगी जैसा कि गर्ग साहब ने बताया। ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है काले धन को वापस नहीं ला पाएगी, ना देश से ना विदेशों से, नाम भी डिक्लेयर नहीं करती है, नाम बताने में क्या दिक्कत है, माल्या साहब लेके इतने पैसे भाग गए, कई विलफुल डिफॉल्टर है उनसे पैसे क्यों नहीं वसूलती। आपकी जब यूपीए सरकार थी उस वक्त भी काले धन के कुबेरों पर सिकंजा कसने की कोशिश तो जरूर की गई होगी, उसमें से भी कुछ पैसे सरकार ने अपने खाते में जमा करवाए होंगे। तो क्या वो स्कीम और ये स्कीम उसी से शुरू करता हूं। जी ये बताइए। लास्ट के जो 2 साल थे मनमोहन सिंह साहब के, उसमें 1,30,000 करोड़ रुपए हमने काले धन के रूप में पकड़ा था। तनेजा साहब बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, मेरी बात को अगर काट सकते हैं तो काट दें। दूसरी बात, तनेजा साहब ने कहा कि मैं अज्ञानी हूं। हाँ, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन इतना ज्ञान मुझे जरूर है कि महंगाई भस्मासुर की तरह से लोगों को परेशान कर रही है। मोदी सरकार ने क्या वादा किया था ये बता दें। हाँ, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन मुझे इतना ज्ञान जरूर है कि पाकिस्तान रोज हमारे जवानों को शहीद कर रहा है। तनेजा साहब उस पर जरा बता दें। हाँ, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन इतना ज्ञान मुझे जरूर है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है देश में। मैं अज्ञानी हूं, लेकिन मुझे इतना ज्ञान जरूर है कि किसान आज बेहाल है, फटेहाल है पूरे देश का। हाँ, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन इतना ज्ञान मुझे जरूर है कि पूरे देश में त्राईमाम है। जो लाइन में लगे हुए लोग बाग हैं वो ब्लैक मनी वाले नहीं है। 6 लाख करोड़ रुपए अकेले सितंबर में बैंकों में जमा हुआ है। जो सरकारी आंकड़े हैं, क्या सरकार जेपीसी का गठन करके उस घोटाले की जांच कराएगी जो मोदी जी के उद्योगपतियों ने और शहंशाह मोदी के आसपास के लोगों ने किया है? क्या उस पर कोई रोशनी डालने की बात करेगी? पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं इस स्कीम के बारे में, मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि क्रूड के दाम कम होने के बाद से लेकर के सरकार की किटी में बहुत सारे करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? 1,14,000 करोड़ रुपए का ऋण तो आपने माफ कर दिया उद्योगपतियों का, लेकिन उनका नाम बताने को तैयार नहीं है। विजय माल्या आपकी खाद चुरा करके भाग गए, आप देखते रह गए, और 2 और अन्य उद्योगपति उनको आप ऋण पे ऋण दिए जा रहे हैं। जो गरीब आदमी अपना पैसा जमा कर रहा है प्रत्युष जी, वो सिर्फ परेशान इसलिए होगा कि मोदी सरकार उस पैसे को भी उद्योगपतियों को